आज का टॉपिक है सिंगुलरिटीज। यह बीएससी फाइनल ईयर यूनिट 5 है, पार्ट 5। इसके पहले पार्ट पर मैं आपको टेलर्स थ्योरम, लॉरेंट्ज थ्योरम, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज और उन पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराए हैं टेलर्स और लॉरेंट्ज पर। उन्हें बिल्कुल देखिएगा, बहुत मोस्ट एमपी। टेलर्स थ्योरम का ही पार्ट लॉरेंट्स हो जाता है, दोनों एक ही तरह से प्रूफ हैं। अब यहाँ पर जो सिंगुलरिटीज में करा रही हूँ ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जीरोज निकालना बताऊंगी, जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन यदि एनालिटिक है उसके जीरो क्या होता है, तो उसका जीरो वह होता है जहां पर फंक्शंस पर मतलब z=a मेरा फंक्शंस का क्या कहलाएगा, वो जीरो होगा यदि f ऑफ a मतलब z की जगह यदि मैं a रखूं और मेरी वैल्यू फंक्शंस की जीरो हो जाए तो उसका जीरोस कहलाता है। ठीक है, तो यदि f ऑफ a इक्वल टू जीरो तब z इक्वल टू a को कहेंगे हम जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन z इक्वल टू a पर एनालिटिक है जीरोस के लिए। क्लियर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया f ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो जो भी फंक्शन है उसको आप जीरो के इक्वल रख दीजिए। भले यहाँ से z की वैल्यू निकलेगी जीरो जीरो। जैसे मेरा फंक्शन है तो इसके जीरोस हो गए जीरो, इसका जीरोस हो गया। f ऑफ z इक्वल टू जैसे साइन z है तो आप फंक्शंस को जीरो के इक्वल रख दीजिए, मतलब साइन z इक्वल टू जीरो रख दिया मैंने। तो साइन z कब जीरो होता है, हम जानते हैं कि साइन z होता है साइन जीरो पर, साइन पाई, साइन 2 पाई सब जीरो होते हैं, मतलब n पाई पर। तो यहाँ z बराबर हो गया n पाई, मतलब मेरे जो जीरोस होंगे वो होंगे जीरो पर, पाई, 2 पाई, 3 पाई, मतलब इनफाइनाइट इसके जीरोस निकल जाएंगे। क्लियर। अब बात आती है कि ऑर्डर ऑफ जीरो। अब प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है कि ये जो दे रखा है इसका जीरो का ऑर्डर बताइए, तो इसकी पावर को देखकर ना दिखाएं। सबसे सिंपल मेथड है, जो आप फंक्शन है उसका डिफरेंशियल करते जाइए और डिफरेंशियल पर जो आपका जीरो जो निकला उसकी वैल्यू पुटअप करते जाइए। जहां पर उसकी वैल्यू जीरो मिलना बंद हो जाए वहीं पर उसका वो ऑर्डर रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल f ऑफ z बराबर जेड स्क्वायर, यहाँ पर z मैंने जीरो रखा, वैल्यू जीरो हो रही है, मतलब एक मिला, एक ऑर्डर हुआ। इसका डिफरेंशियल करा, एफ डैश जेड मीन्स 2z। देखिए अब यहाँ पर इसका डिफरेंशियल z बराबर जीरो का तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये भी इसका ऑर्डर 2 तक हुआ। अब थर्ड पर है कि नहीं इसको मैं चेक करूँगी, फिर से इसका डिफरेंशियल करा तो इसकी वैल्यू आई 2। अब यहाँ पर z है ही नहीं है तो यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है, मतलब इसका ऑर्डर 1 एंड 2, मतलब ऑर्डर हुआ इसका 2। तो जितनी बार हम फंक्शंस को, फंक्शन एंड फंक्शंस का डिफरेंशियल, ठीक है, मतलब यहाँ वन फर्स्ट डिफरेंशियल पर वैल्यू जीरो आ रही है तो इसका ऑर्डर से एक अधिक मान लीजिए 2। अब यहाँ पर देखिए अगर सपोज मेरे पास में होता जेड क्यूब, अगर जेड क्यूब होता तो आप समझ रहे हैं जेड क्यूब यदि होता, एफ ऑफ जेड मीन्स क्या होता है यदि जेड क्यूब, तो एफ ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल हो जाता है इसका 3z स्क्वायर, फिर सेकंड डिफरेंशियल हो जाता है इसका 6z एंड फोर्थ हो जाता 6। तो यहाँ पर मैं z की वैल्यू जो है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगी, यहाँ जीरो हो जाएगी, यहाँ जीरो, z बराबर जीरो यहाँ पर नहीं होगी। तो इसका ऑर्डर, मतलब मैं कहने का मतलब ये था कि कितने डिफरेंशियल पर उसकी वैल्यू जीरो हो रही है, तो सेकंड ऑर्डर तक तो से एक अधिक मान लीजिए, तो इसका ऑर्डर 3, क्योंकि इसको भी इंक्लूड करना रहता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3। डिग्री को देखकर नहीं ऑर्डर निकाले जाते। अब यहाँ पर जैसे मैंने साइन सेट को जैसे बताया था, अब इसके जीरोस निकले, जीरो, पाई, 2 पाई, तो इसके मैं ऑर्डर देखूंगी कि जीरो जो इसका निकला है उसका ऑर्डर कितना है, पाई का ऑर्डर कितना है। तो हम देखें यहाँ पर एफ ऑफ जेड यदि मैंने लिया साइन जेड, ठीक है, तो मैं इसका एफ डैश जेड निकालूंगी, साइन जेड बराबर ही आ जाएगा कॉस जेड माइनस का कॉस जेड। ठीक है, अब यहाँ पर z बराबर मैंने जीरो रखा तो cos जीरो पर क्या आपको जीरो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका ऑर्डर केवल एक ही रहेगा। तो जीरोस का ऑर्डर 1, इसी तरह से पाई रखेंगे तो वहां पे भी cos पाई मिल जाएगा, वो भी जीरो नहीं होगा, ना cos 2 पाई जीरो होता है। तो यहाँ पर cos एंड पाई -1 हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर वैल्यू जीरो की जीरो नहीं हो रही है, केवल यहाँ पर ही हो रही है, तो इन सब के ऑर्डर 1 होंगे। तो जीरो का ऑर्डर भी 1, पाई का ऑर्डर भी 1 एंड 2 पाई का ऑर्डर भी 1। तो इस तरह से हमने अभी यहाँ निकाले हैं जीरोस के ऑर्डर, जीरो और जीरो का ऑर्डर। तो फिर से समझा दें, जहां पर फंक्शंस की वैल्यू, उस पॉइंट्स को रखने पर फंक्शंस की वैल्यू जीरो हो जाती है उसको कहते हैं उसका जीरो। और जीरो का ऑर्डर जितनी बार हम डिफरेंशियल कर लें और जहां पर उसका जीरो निकलना बंद हो जाए बस वहीं पर उसको देख लीजिए, तो कितनी बार वो जीरो आ रहा है वो उसका ऑर्डर हो जाता है। उसमें फंक्शंस को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट उस पर आ रही हूँ सिंगुलरिटीज। इसको विलक्षणता भी कहते हैं, सिंगुलरिटीज नाम से ही जाना जाता है। तो सिंगुलरिटीज मतलब सीधा सीधा कि जहां पर फंक्शन उस z इक्वल टू a, इसको, इस पॉइंट्स को हम कहेंगे सिंगुलर पॉइंट्स फंक्शंस का, जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो। एनालिटिक मतलब उस पॉइंट्स पर फंक्शन मेरे को उस डोमेन में, उसके सामीप्य में वहां पर एनालिटिक ना दिखे, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं हो। तो एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक, तो उसी पॉइंट्स को कहते हैं हम सिंगुलर पॉइंट्स। क्लियर।
जीरोस पर एनालिटिक होता है, पर सिंगुलर पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है, दोनों में अंतर। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया एफ ऑफ जेड बराबर 1/z-2, तो हमें दिख रहा है जेड इक्वल टू 2 पर मेरे फंक्शन 1/0 मतलब इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो जेड इक्वल टू 2 इसका हो जाएगा सिंगुलर पॉइंट। जेड इक्वल टू 2 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मीन्स इसका सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलरिटीज जो होती हैं वो होती हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज एंड नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज नाम से ही आइसोलेटेड मतलब जो मेरी सिंगुलर पॉइंट्स जो मिल रहे हैं उनको मैं आइसोलेटेड कर दूं, मतलब उनके एनबीडी में उनको हटाकर फिर फंक्शंस बाकी जगह क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। मीन्स आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज में जेड इक्वल टू ए पर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्लियर? इस पॉइंट्स पर तो नहीं है जेड इक्वल टू ए पर जेड इक्वल टू ए का जो सामीप्य, ए का मैं एनबीडी बनाऊंगी। एनबीडी आपको पता है नेबरहुड जो बनाते हैं वह उनकी जो रेडियस होती है वह 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, वह 1 से अधिक नहीं होती और 0 से छोटी नहीं होती। तो मैंने 1/2 रेडियस ले ली सपोज, या 1/3 मतलब 0 और 1 के बीच आप समझते हैं इनफाइनाइट नंबर आते हैं, मैं छोटी से छोटी रेडियस ले सकती हूँ। तो मैंने एक रेडियस 1/2 रेडियस लेकर एक सपोज ये खींचा है, उसका ए का एनबीडी बनाया है। तो ए को छोड़ के उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इस पॉइंट्स पर फंक्शन तो एनालिटिक हो जाए। ठीक है, तो उसके ए के एनबीडी में फंक्शन एनालिटिक है बट ए पर नहीं है, तो इसको कहते हैं हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। क्लियर? कि जेड इक्वल टू ए पर तो एनालिटिक नहीं है बट उसके एनबीडी, उसके सामीप्य में, उसके नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z, तो यहाँ पर देखिए जेड इक्वल टू 0, 1/0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, इन्फिनिटी मिल रही है, मतलब z इक्वल टू 0 पर नहीं है। तो 0 का एनबीडी अगर मैं बनाऊं तो एक ही जगह मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ 0 रख रही हूँ, तो यहाँ 1/2 रेडियस का मैंने एक सर्कल खींचा है, गोला खींचा है। अब यहाँ पर आप देखिए 1/2, 0 और 1/2 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1/3 आ रहा है, तो z की जगह 1/3 रखिए आप, तो 1/3 पर फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू 3 मीन्स फाइनाइट आ रही है, यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक है। 1/25 भी 0 1/2 के बीच में आएगा। तो इन पॉइंट्स को रखूंगी तो बहुत सभी पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक है, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। तो 0 के एनबीडी के जितने पॉइंट्स मिलते हैं उन पर फंक्शन एनालिटिक बट 0 को छोड़कर, तो इसे फंक्शन को कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। इसको देखें हम, एफ ऑफ जेड z+1 ये दिया मैंने, तो पहले तो जीरोज अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे, तो z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 2, दो इसके सिंगुलर पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 पर रखने पर भी इन्फिनिटी हो रहा है, ये दो इसके सिंगुलर पॉइंट। अब z इक्वल टू 0 का यदि आप एनबीडी लेंगे तो ये 1/2 रेडियस लेके मैंने खींचा, तो इसके अंदर अब ये 2 है, 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 2, और 2 का जो एनबीडी है वो इधर है। तो मेरा जो फंक्शन है वो 0 के बाद सीधे 2 पर ही एनालिटिक नहीं है, तो बीच में मतलब हमारे को ये इनके 0 के एनबीडी में बहुत सारे बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या है, वो एनालिटिक। इसी तरह से 2 के जो बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या है, एनालिटिक। ये 0 पर एनालिटिक नहीं है, तो 0 2 के एनबीडी में नहीं आ रहा है, ये आइसोलेटेड। क्लियर? तो आइसोलेटेड का मतलब आपको अब क्लियर हो गया होगा कि 0 के एनबीडी पर 0 को छोड़कर 0 का जो एनबीडी है, और एनबीडी में समझिए उसकी जो डिस्टेंस होती है वो <1। आप ऐसा नहीं कि उसका रेडियस 2 का अगर मैंने गोला खींचा 2.5 का, तो ये इतने में 2 भी आ जाएगा, तो इतना हम लेते भी नहीं है एनबीडी में। एनबीडी में जो हम रेडियस लेते हैं वो एप्सिलॉन जो लेते हैं वो 0 और 1 के बीच एक पॉजिटिव नंबर होता है। जो भी आपकी आर रेडियस होती है वो 0 और 1 के बीच एनबीडी, मतलब समझ लीजिए आपके जो पड़ोसी होते हैं, आसपास के लोगों को ही हम पड़ोसी बोलते हैं, कि हमारे कॉलोनी के दूर तक के लोगों को नहीं बोलते। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस है, तो इसमें 2 नहीं आ रहा। 2 का एनबीडी, तो यहाँ पर भी सब पूरे उस पर क्या है, फंक्शन एनालिटिक है। रख कर देखें हम, तो मैंने रखा यहाँ पर 1/2 रेडियस ली, तो 1/2 पर देखिए यहाँ पर पूरा वैल्यू, यहाँ भी 1/2 रखेंगे, फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये होगी आइसोलेटेड। इसी तरह से इसको देखें, जेड स्क्वायर, इसके आइसोलेटेड पॉइंट्स निकलेंगे, सिंगुलरिटीज निकलेंगी 0 0 √2i एंड -√2i। 0 को रेडियस, 0 के एनबीडी में फंक्शन एनालिटिक है, √2i के एनबीडी में भी फंक्शन एनालिटिक दिखेगा, -√2i के में भी एनालिटिक दिखेगा। तो उनके एनबीडी में उस पॉइंट्स को छोड़कर फंक्शन एनालिटिक है, तो उसको कहेंगे हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। क्लियर? तो आइसोलेटेड की डेफिनेशन मीन्स एफ ऑफ जेड जेड इक्वल टू ए पर पहले तो सिंगुलरिटीज रखे, सिंगुलरिटीज मतलब उस पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, और उसके एनबीडी में उसको छोड़कर सभी पर क्या हो, एनालिटिक हो जाए, तो उसको कहेंगे हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और जस्ट इसका उल्टा उसको कहेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, मतलब
सिंगुलरिटीज है मतलब फंक्शन z इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं है, पर z इक्वल टू ए के एनबीडी में, मतलब उसका जो ए का एनबीडी में बनाऊं तो उस पर फंक्शंस क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। उसके उसके एनबीडी में फंक्शंस और भी पॉइंट्स मिलेंगे जिन पर वो एनालिटिक नहीं हो। क्लियर? यहाँ पर उसके एनबीडी में एनालिटिक होता है, यहाँ उस पॉइंट्स के एनबीडी में नॉन एनालिटिक नहीं होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एफ ऑफ जेड बराबर 1/sin π/z। हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन की वैल्यू मतलब जीरो कब आए, वहाँ पर फंक्शन मेरा 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मैं z बराबर 1 रखूँ तो sin π 0, z बराबर मैंने 1/2 रखा तो 2π हो जाएगा, तो sin 2π भी 0 होता है। z बराबर मैंने 1/3 रखा तो 3π, तो z बराबर मैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से मैं पॉइंट्स रखती जाऊंगी। तो ये फंक्शन जो हो गए वो क्या हो जाएगा, इन पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्लियर? तो मेरे यहाँ पर ये इतनी सब सिंगुलरिटीज मिल जाएंगी। अब ये मैं देख रही हूँ कि जो जिन पॉइंट्स पर मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, सपोज z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 का मैंने इस पर एनालिटिक नहीं है तो z इक्वल टू 1 का एनबीडी मैंने बनाया, ये मैंने 1/2 रेडियस लेकर खींचा तो ये इसका बना एनबीडी बना। अब यहाँ पर चूंकि 1/2 पर भी एनालिटिक नहीं है, आप दिख रहे हैं 1/2 भी इसके अंदर आ जाएगा, 1/3 भी आ सकता है इसके अंदर, और छोटे छोटे सभी पॉइंट्स हैं 0 और 1 के बीच के, ये सब पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसके 1 के एनबीडी में 1 को छोड़कर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो इसको कहेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, मतलब इस 1 को मैं आइसोलेटेड नहीं कर सकती, दूसरी जिन पॉइंट्स पर वो सिंगुलर नहीं है उनसे मैं उसको आइसोलेटेड नहीं कर सकती, मतलब 1 के पूरे इस पर भी मुझे नॉन सिंगुलर मतलब सिंगुलरिटीज मिल रही हैं जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो क्लियर कि z इक्वल टू ए पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और 1 को मैंने हटाया तो उसके एनबीडी में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो उस पॉइंट्स पर नहीं होना, उसके एनबीडी में भी नहीं होना, तो उसको कहेंगे हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। क्लियर? अब दूसरा आती है रिमूवेबल एंड एसेंशियल सिंगुलरिटीज। ये दोनों भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज का ही पार्ट है। तो z इक्वल टू ए पर मैं कहूँगी किसी भी फंक्शंस को रिमूवेबल सिंगुलरिटीज, यदि लिमिट z इक्वल टू ए पर पहले तो होना चाहिए फंक्शंस क्या होना चाहिए आपका, एनालिटिक नहीं हो, मतलब सिंगुलर पॉइंट हो। पहली केस z इक्वल टू ए क्या है, उसका सिंगुलर पॉइंट्स मतलब आप समझ गए कि इस पॉइंट्स पर फंक्शंस क्या है, एनालिटिक नहीं है, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और z इक्वल टू ए पर फंक्शंस को मैं रिमूवल सिंगुलरिटीज कहूंगी यदि मैं फंक्शंस की z इक्वल टू ए पर लिमिट निकालूं और वो लिमिट फाइनाइट हो, तो एग्जिस्ट रखे, तो एग्जिस्ट लिमिट हो जाएगी, तो मैं कहूंगी रिमूवल सिंगुलरिटीज। जैसे मैंने लिया फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। हम देखें z इक्वल टू ए पर मैं देखूं तो ये साइन 0 मतलब मिल जाएगा मुझे, तो एंगल यहाँ पर z इक्वल टू ए पर मेरा फंक्शन ये नीचे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर फंक्शन मेरा सिंगुलर पॉइंट्स हो रहा है। बट मैं z इक्वल टू ए पर लिमिट निकालूं, इसकी लिमिट z टेंस टू ए एफ ऑफ z, तो लिमिट z टेंस टू ए एफ ऑफ ए ये निकाली मैंने एफ, तो हम मालूम है साइन थीटा z टेंस टू ए पर थीटा मेरा 0 हो जाएगा, और तो साइन थीटा बिकम्स 0, तो मैं जानती हूँ कि साइन थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। मतलब मैंने z इक्वल टू ए को रिमूव कर दिया, उसकी सिंगुलरिटीज को मैं रिमूव कर सकती हूँ कैसे, थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा को 1 बनाकर। इसी तरह से एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड अपॉन जेड हमें दिख रहा है यहाँ पर z इक्वल टू 0 पर फंक्शंस मेरा क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट्स आएगा। अब मैं इसमें यहाँ पर थीटा टेंस टू 0 मतलब थीटा मेरा यहाँ पर क्या होगा, लिमिट लूंगी मैं थीटा z टेंस टू 0, ठीक है, तो लिमिट z टेंस टू 0 ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1, तो ये भी फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी रिमूवल। तो z इक्वल टू 0 पर जो मेरा फंक्शन है वो z इक्वल टू 0 रिमूवल सिंगुलरिटीज कहलाएगा, आइसोलेटेड एंड रिमूवल। उसी तरह से एसेंशियल सिंगुलरिटी मतलब आवश्यक, मतलब इसको हम हटा नहीं सकते। तो नेसेसरी सिंगुलरिटीज में z इक्वल टू ए पर पहली बात तो फंक्शंस क्या होना चाहिए, सिंगुलर पॉइंट्स होना चाहिए। सिंगुलर पॉइंट्स मीन उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो। फिर z इक्वल टू ए पर मैं कहूँगी फंक्शन एफ ऑफ जेड एसेंशियल सिंगुलरिटीज है। यदि z इक्वल टू ए पर मैं फंक्शंस की लिमिट निकालूं तो मुझे वो नॉट एग्जिस्ट मिले, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कोई फिक्स फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती, तो मैं कहूँगी कि वह एसेंशियल सिंगुलरिटीज का केस है। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जेड लिया मैंने
साइन 1/z-a। क्लियर। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है z इक्वल टू a में रखती हूँ तो z इक्वल टू 1/0, 1/0 मीन साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी हमें मालूम है कि ये z इक्वल टू 0 पर यह साइन इन्फिनिटी मीन्स इनफाइन 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट होती है। इस पर कोई भी हमें फिक्स पॉइंट नहीं मिलता है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैंने लिमिट लाई, लिमिट z टेंस टू f ऑफ z मीन्स लिमिट f z टेंस टू a साइन 1/z 1/z-a, तो मेरे को साइन इन्फिनिटी ही मिलेगा जिसको मैं रिमूव नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये अनेक पद रखेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट टर्म्स यदि रखता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर एसेंशियल सिंगुलरिटीज का केस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा यहाँ पर सिंगुलरिटीज में आप ऐसा चार्ट बना लीजिए। एक तो होगा आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज मतलब उसके उस पॉइंट पर फंक्शंस क्या है, एनालिटिक नहीं है बट उसके नेबरहुड में एनालिटिक है। नॉन आइसोलेटेड मतलब उस पॉइंट्स पर भी एनालिटिक नहीं है और उसके एनबीडी में भी एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक उसके एनबीडी में भी नहीं है और उस पॉइंट्स पर भी एनालिटिक नहीं है। यहाँ पर पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है बट उसके एनबीडी पर फंक्शंस क्या है, एनालिटिक है। क्लियर। तो ये हो गया आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड। फिर है रिमूवल में z इक्वल टू a पर पॉइंट्स पर सिंगुलर पॉइंट्स और उस पर हम लिमिट्स लें तो एग्जिस्ट हो जाए, और एसेंशियल पर z इक्वल टू a पर वो सिंगुलर पॉइंट्स रखे मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं हो। एनालिटिक नहीं होना मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होना मतलब पॉइंट्स को आप रखें तो आपको वो इन्फिनिटी मिल जाए। क्लियर। और यहाँ पर लिमिट यदि उस पॉइंट्स पर मैं निकालूंगी तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो, इनफाइनाइट नंबर मिले, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम एसेंशियल सिंगुलरिटीज। अब नेक्स्ट मैं चैप्टर रेसिड्यू थ्योरम और रेसिड्यू पर प्रॉब्लम, रेसिड्यूज पर जो प्रॉब्लम होती है बहुत सरल है, वो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए।